हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास से ही हम लोग संप्रभुता को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम संप्रभुता के बारे में जाने, इसका परिचय जाने, संप्रभुता का अर्थ क्या होता है, संप्रभुता को किन विद्वानों ने किस किस तरह से परिभाषित किया है, फिर इसका क्या लक्षण है, प्रकार कितने प्रकार का है, और फिर ऑस्टिन ने संप्रभुता के बारे में क्या कहा है, ऑस्टिन की संप्रभुता का सिद्धांत क्या है, उसके बारे में भी जाना, जिसके अंतर्गत कि एकलवादी सिद्धांत उसमें समाहित था। क्योंकि दो ही प्रकार का क्वेश्चन आता है, एकलवादी और बहुलवादी। तो आज जो है हम संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत को पढ़ेंगे, जिसमें कि संप्रभुता के बहुलवादी के बारे में क्या क्या धारणा है, क्या क्या सिद्धांत है, क्या प्रकार है, और फिर बहुलवादी सिद्धांत की किस विद्वानों ने इसकी आलोचना किया है, क्योंकि आलोचनात्मक तरीका से ही बहुलवादी सिद्धांत के अंतर्गत क्वेश्चंस आता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुलवादी विचारकों के अनुसार संप्रभुता विभाज्य है, क्योंकि जो एकलवादी सिद्धांत था उसमें कहा गया था कि जो एकलवादी सिद्धांत है वो अविभाज्य है, असीमित है, अपृथक्करणीय है, ठीक है, अनन्य है। कुछ इसी प्रकार की उसमें चर्चाएं हुई थी एकलवादी सिद्धांत में, लेकिन उसके जस्ट उलट है बहुलवादी सिद्धांत। अगर पहले वीडियो को आप लोग अच्छे से पढ़े हैं और नोट्स भी किए हैं, तो आप उसके जस्ट उलट बहुलवादी सिद्धांत के ऊपर अगर क्वेश्चंस आता है तो आप खुद से लिख सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुलवादी सिद्धांत में क्या कहा है कि संप्रभुता विभाज्य है, संप्रभुता को विभाजन किया जा सकता है। वह किसी निर्दिष्ट व्यक्ति के हाथ में ना होकर राज्य की विभिन्न संस्थाओं में विभक्त रहती है। उसके अनुसार राज्य सर्वोच्च संस्था नहीं है, समाज की सभी संस्थाएं प्रायः राज्य के ही समकक्ष है। बहुलवादी सिद्धांत का कहना है, जैसे कि एकलवादी में कहा गया था कि राज्य सर्वोच्च सत्ता है, राज्य ही सर्वोच्च है, राज्य का कानून ही सर्वोच्च है। लेकिन बहुलवादी में कहा गया है कि राज्य सर्वोच्च संस्था नहीं है, समाज के अंतर्गत या राज्य के अंतर्गत जितने भी संस्थाएं हैं सभी सर्वोच्च है, सभी जो है राज्य के समकक्ष है, यानी राज्य के बराबर है। अतः संप्रभुता राज्य की विभिन्न संस्थाओं में विभक्त रहती है। ये क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि राज्य के जितने भी संस्था है, कहा है कि उस संस्था के पास भी शक्ति है, पावर है, वैधानिक पावर भी है। लेकिन एकलवादी में कहा गया था कि राज्य ही सर्वोच्च है और जितने भी संस्था है वो राज्य के अंतर्गत है। राज्य की शक्ति जो है, राज्य जो है अपनी शक्ति के अनुसार संस्थाएं को चलाती है। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट है बहुलवादियों की मान्यता है कि मानव व्यक्तित्व के अनेक पहलू होते हैं। क्या पहलू होते हैं? आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि संस्थाओं के माध्यम से अपना अभिव्यक्ति करते हैं। अतः ये सभी संस्थाएं एक दूसरे के समान ही है। कुछ परिभाषा दिया है बहुलवादी संप्रभुता के निरंकुश, असीमित, अमर्यादित, अविभाज्य सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह है, क्योंकि एकलवादी संप्रभुता ने कहा था कि राज्य निरंकुश है, असीमित है, अमर्यादित है, अविभाज्य है, अनन्य है। लेकिन उन सब के विरोध है बहुलवादी। यह ऑस्टिन के एकलवादी और हीगल के आदर्शवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिया हुआ है। इसे संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। अद्वैतवादी 19वीं शताब्दी में इस विचारधारा के विरुद्ध एक दूसरी विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत पर कड़ा प्रहार किया। इस विचारधारा के अनुसार संप्रभुता का अधिवास कहाँ होता है? समाज के विभिन्न वर्गों में होता है, समूहों में होता है। यही विचारधारा बहुलवाद कहलाता है। एकलवादी में कहा गया था कि संप्रभुता का जो अधिवास है वो राज्य है और राज्य की आत्मा संप्रभुता है।
गेटिल ने परिभाषित किया है कि बहुलवादी इस बात को मान्यता नहीं देते कि राज्य एक सर्वोच्च संगठन है, बल्कि वे अन्य संस्थाओं को भी राज्य की भांति ही आवश्यक और प्राकृतिक मानते हैं। कौन? गेटिल। मैकाइवर ने कहा है कि राज्य भी समाज के विभिन्न संघ में से एक है। बहुलवादी राज्य एक ऐसा राज्य है, ये हैसियो ने कहा है, जिसमें कि सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनीय है। इसे विभाजित किया जाना चाहिए, ऐसा हैसियो ने कहा है। तो बहुलवादी सिद्धांत या संप्रभुता की कुछ विशेषताएं भी होना चाहिए। क्या विशेषता, किस विशेषता के आधार पर जो है बहुलवादी जो है इसे विभाज्य मानते हैं? कई विशेषता है, जिसमें कि पहला है संप्रभुता विभाज्य है। एकलवादी ने कहा था कि संप्रभुता अविभाज्य है। ठीक। दूसरा है कि राज्य की भांति अन्य संगठन भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक संगठन अपने कार्यों की दृष्टि से उतना ही आवश्यक है जितना कि राज्य आवश्यक है। तीसरा कहा है कि संप्रभुता सर्वोच्च नहीं है। संप्रभुता की इच्छा को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता यदि अन्य संगठन इसका विरोध करे तो। आगे कहा है कि शक्ति के उपयोग के आधार पर राज्य से या राज्य के किसी प्रकार का विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। पांचवा कहा है कि राज्य के सभी संगठन संप्रभुता का उपयोग करते हैं। छठा है संप्रभुता असीमित भी नहीं है, क्योंकि एकलवादी ने कहा था कि संप्रभुता असीमित है। तो इसका विकास कैसे हुआ बहुलवादी सिद्धांत का? बहुलवादी राज्य की निरंकुशता के प्रति एक प्रकार का विद्रोह है। फासिस्ट और आदर्शवादी विचारक, जिनमें कि हीगल प्रमुख है, राज्य को वैधिक और नैतिक रूप से सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन बहुलवादी जो है इन्होंने इस मान्यता का विरोध किया है, आदर्शवादी नहीं है। ठीक है, ऐसा बहुलवादी ने कहा है। बहुलवादी 20वीं शताब्दी में विकसित हुआ है, किंतु इसके विकास क्रम को मध्य युग की श्रेणी व्यवस्था में ही खोजा जा सकता है। समय व्यापारियों एवं शिल्पियों के संगठनों ने निगम का स्वरूप प्राप्त कर लिया था। इसके अतिरिक्त 16वीं शताब्दी से राष्ट्रीयता के विकास के समय से ही राष्ट्रीय राज्यों का भी उदय हुआ। ठीक, ऐसी ही मान्यता है। ठीक है, अब आगे है कि बहुलवाद की जो प्रमुख मान्यता या सिद्धांत है वो किस प्रकार से है। बहुलवादी किस मान्यता या किस सिद्धांत के आधार पर इसे प्रमुख मानता है? तो इसका पहला है कि राज्य एक समुदाय है। क्या कहा है? कि राज्य एक समुदाय मात्र है। मतलब समुदाय मीन्स एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन। बहुलवादी राज्य को आदर्शवाद की भांति सर्वशक्ति संपन्न नैतिक ईश्वर सदृश न मानकर अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय ही मात्र मानते हैं। उनका मानना है कि अन्य समुदायों का महत्व भी एक राज्य के महत्व के समान ही होता है। ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा है कि राज्य समाज का एक अंग मात्र है। राज्य क्या है? राज्य यानी सरकार भी। अब राज्य मीन्स ये भारत के अंतर्गत जो स्टेट है उसे नहीं मानेंगे। राज्य देश को, कंट्री को कहा जाता है। बहुलवादी और राज्य जो है सरकार को भी कहा जाता है। बहुलवादी, आदर्शवादी और फासीवादी है, इनके अनुसार जो राज्य और समाज को एक नहीं मानते हैं, तो इसका मत ये है कि राज्य समाज का एक ऐसा अंग है जो उद्देश्य और कार्य की दृष्टि से समाज का साथी नहीं हो सकता। इस संबंध में मैकाइवर ने कहा है कि राज्य एक ऐसा संगठन है जिसे समाज का समकालीन या समविस्तार वाला नहीं कहा जा सकता। राज्य का निर्माण तो समाज के अंतर्गत एक निश्चित व्यवस्था के रूप में कुछ विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया गया है, ना कि वो सर्वोच्च है। तीसरा है नियंत्रित राजसत्ता में विश्वास। बहुलवादी संप्रभुता को आंतरिक और बाहरी दोनों क्षेत्रों में सीमित करते हैं। बहुलवादी बाहरी क्षेत्र में राज्य अंतर्राष्ट्रीय
और अन्य कई राष्ट्रों कई अधिकारों से सीमित है, और आंतरिक क्षेत्र में राज्य स्वयं अपनी प्रकृति और नागरिकों एवं समुदायों के अधिकारों से सीमित होता है। इस प्रकार बहुलवादी नियंत्रित राजसत्ता में विश्वास करते हैं। नियंत्रित राजसत्ता, इन्होंने चौथा पॉइंट्स के आधार पर मान्यता दिया है कि कानून जो है राज्य से ऊपर है, कानून को राज्य से ऊपर माना है। एकलवादी ने राज्य को कानून से ऊपर माना है, क्योंकि राज्य कानून को बनाता है, लेकिन बहुलवादी का कहना है कि नहीं, कानून जो है राज्य को बनाता है, यानी सरकार को बनाती है। अगला पॉइंट है कि विकेंद्रीकरण में विश्वास। बहुलवादी विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं, यानी डिसेंट्रलाइजेशन में। सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण हुआ कि सारी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में, लेकिन बहुलवादी इसके विरुद्ध है। नहीं, शक्ति जो है सारे संस्था के पास में है, हर व्यक्ति के पास में है। ठीक है, ये बहुलवादी का विचार है, सिद्धांत है, मान्यता है। छठा है कि राज्य की शक्तियों को सीमित करने के पक्षधर। बहुलवादी क्या मानते हैं? राज्य यानी सरकार की शक्ति को सीमित करने के लिए कहते हैं, जैसा कि ब्रिटेन अमेरिका में है कि राज्य की शक्ति सीमित है और शक्ति जो है सारे पूंजीपति के हाथ में भी है, एजेंसी के भी हाथ में है, संस्थान के भी हाथ में है। एकलवादी का कहना है कि किसी के पास में नहीं है, सिर्फ सरकार के हाथ में ही शक्ति रहती है। सातवां पॉइंट में कहा है कि बहुलवाद जो है एक जनतंत्रात्मक विचारधारा है। जनता के तंत्र की आत्मा के रूप में जो है बहुलवादी का विचार है। इसका उद्देश्य है एक ऐसे जनतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना जिसमें कि शासन व्यवस्था का संगठन जो है नीचे से ऊपर की ओर हो, नीचे से ऊपर की ओर। प्रभुसत्ता का अन्य संघों में समान वितरण को बहुलवादी जनतंत्रात्मक प्रतीक मानते हैं। व्यवसायिक प्रतिनिधित्व के समर्थक है। व्यवसायिक है मीन्स बिजनेसमैन है। जैसा कि हमने कहा कि सारी शक्ति जो है किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर पूंजीपति के कुछ हाथ में है, ठीक है, और सारे संस्था के जो मालिक है उसके हाथ में भी है। बहुलवादी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के स्थान पर व्यवसायिक प्रतिनिधि को उचित मानते हैं, क्योंकि एक कृषक या श्रमिक के हितों का प्रतिनिधित्व जितना अच्छा कृषक या श्रमिक कर सकता है उतना अच्छा एक वकील और कलेक्टर नहीं कर सकते। इन्होंने उदाहरण दिया है कि अगर एक किसान है तो किसान का जो अध्यक्ष है या जो किसान यूनियन का जो फार्मर यूनियन का जो अध्यक्ष होते हैं, जितना भलाई या जितनी समस्याएं का समाधान एक कृषि या किसान का जो अध्यक्ष है वो कर सकता है, उतना जो है फार्मर यानी किसान का हित या समस्या का समाधान एक डॉक्टर या वकील नहीं करेंगे। ठीक, ये जो है बहुलवादी की मान्यता है। बहुलवादी का कुछ महत्व भी है। क्या महत्व है? बहुलवादी विशेषताएं यद्यपि अतिरंजित किया गया है, किंतु फिर भी इस सिद्धांत में काफी सत्यांश यानी सत्य का अंश है। समाज के विभिन्न संगठनों में राज्य कितना ही महत्वपूर्ण क्यों नहीं हो, लेकिन उसकी शक्तियां के ऊपर नैतिक नियंत्रण का होना आवश्यक है। गेटल ने कहा है कि बहुलवाद जो है ऑस्टिन के सिद्धांत की अत्यधिक जो वो अधिबादितावाद है उसके विरुद्ध यानी कि अतिबादितावाद को विरुद्ध किया है। बहुलवाद के महत्व का मूल्यांकन करते हुए फॉलेट ने बहुलवाद की कई विशेषताएं का उल्लेख करते हुए इसके महत्व को बताया है, जिसमें पहला कहा गया है कि बहुलवादी विचारक राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत को खंडित कर सभी संगठनों के महत्व को स्वीकार करते हैं। दूसरा है कि बहुलवादी विचारक जीवन की विविधता के महत्व को स्वीकार करते हैं। जो जीवन में ये जो लाइफ है, जो मनुष्य है, मनुष्य का जो लाइफ है उसमें कितने प्रकार का विविध प्रकार का जो उसका जो आवश्यकता है उसको महत्व देते हैं। वे स्थानीय जीवन को महत्व प्रदान करते हैं और उसके विकास का भी समर्थन करते हैं, यानी डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण का। गांधी जी भी विकेंद्रीकरण में विश्वास करते थे। उनके अनुसार राज्य तथा उसके समुदाय के हित समान नहीं होते हैं। राज्य है और विभिन्न प्रकार के जो समुदाय है
तो दोनों का सेम जो है हित नहीं हो सकता है। बहुलवाद जो है जनता के असंगठित स्वरूप को समाप्ति का आरंभ है और यह व्यक्ति के व्यक्तित्व, दल की सदस्यता के स्वरूप तथा राज्य की सदस्यता के स्वरूप को सही सही बतलाने का भी प्रयास करते हैं। कौन? बहुलवाद। अब जो है इसकी भी बहुलता की आलोचना हुई है, इसके सिद्धांत की आलोचना हुई है, इसके महत्व की आलोचना हुई है। क्या आलोचना हुई है? पहला है कि बहुलवादी विचारक राज्य की संप्रभुता को विभाज्य मानते हैं, राज्य की सर्वोपरिता को अस्वीकार करते हैं, लेकिन संप्रभुता को विभाजित करने का अर्थ है कि राज्य को नष्ट करना। इसके अतिरिक्त समाज के विभिन्न संगठनों के बीच जो समन्वय स्थापित करने के लिए जो राज्य की वैधिक सर्वोपरिता अनिवार्य है, उसका ये खंडन करते हैं। दूसरा है कि बहुलवादी विचारकों के अनुसार राज्य जो है समाज के अन्य संगठनों की भांति ही है, ये बहुलवादी विचारक का मानना है, लेकिन राज्य को अन्य संगठनों से अधिक अधिकार प्रदान करना सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा। तीसरा है, डॉक्टर आशीर्वादम ने कहा है कि जिस एकात्मवादी शत्रु पर बहुलवादी हमला करते हैं वह अधिकांशतः काल्पनिक है। ऐसा कोई भी लेखक नहीं है जो राज्य की निरंकुशता का समर्थन करता हो। ठीक। चौथा जो आलोचना हुई है कि बहुलवादी सभी संगठनों को समान मानते हैं, लेकिन राज्य सभी संगठनों के ऊपर है। राज्य ऐसी संस्था है जो सभी सदस्यों को एकता के सूत्र में पिरोता है। पांचवा है कि बहुलवादी सभी संगठनों को समान अधिकार देने का समर्थन करते हैं। छठा है, बहुलवाद प्रभु सत्ता के काल्पनिक अद्वैतवाद शत्रु पर आक्रमण करता है जो कि अनुचित है, अव्यवहारिक है। सातवां है, बहुलवाद विभिन्न अंतर विरोधों से भरा हुआ है। आठवां है, बहुलवादी व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं करने के पक्षधर है जो अनैतिक है। आगे है, बहुलवाद देशभक्ति विरोधी विचारधारा है, देश की अखंडता एवं संप्रभुता पर हमला है। बहुलवाद का कानून विषयक विचार जो है वो बिल्कुल ही गलत है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर संप्रभुता का विरोध अनुचित है। आगे है, समुदायों को संप्रभुता बांटना अनुचित है क्योंकि इससे समाज का विघटन हो जाएगा। लेकिन निष्कर्ष के रूप में आप कह सकते हैं, या तो अंत में जो डॉक्टर आशीर्वादम ने जो कहा है कि एक ऐसे सिद्धांत के रूप में जो प्रभु सत्ता के परंपरागत विचारों की ज्यादतियों को ठीक करता है और उसकी कमियों को पूरा करता है, बहुलवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लेकिन जब वह प्रभु सत्ता के सिद्धांत को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करता है तो तब यदि व्यर्थ नहीं तो खतरनाक जरूर है। ये आप इसे निष्कर्ष के रूप में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद।